हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरना की दुनिया एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हमारा एक स्टडी रिलेटेड वीडियो होने वाला है अगेन, जिसमें हम लोग एक पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है ओzymandias। सो बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड मैसेज गिविंग मतलब एक मोरल लेसन गिविंग पोएम है। तो ऐसे ये मेरी बुक का मेरे स्कूल के इंग्लिश लिटरेचर बुक के एक पोएम है, एक चैप्टर काइंड ऑफ। बट आप लोग इसको ऐसे ही एक नॉर्मल पोएम की तरह भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेसन टीचिंग एंड मोरल लेसन गिविंग पोएम है। सो द नेम ऑफ द पोएम इज़ ओzymandias एज आई टोल्ड यू बिफोर। सो इसके जो राइटर हैं वो हैं पर्सी बिशी शैले, जिनको हम लोग शॉर्ट में पीबी शैले भी बोल सकते हैं। अभी जब मैं आपको पोएम एक्सप्लेन करूँगी जहाँ भी इनका नेम लेना होगा तो मैं आपको शॉर्ट में पीबी शैले बता दूँगी। वैसे इनका नेम है पर्सी बिशी शैले, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बट इनको पीबी शैले भी हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट में। सो जैसे कि हमें याद रहेगा कि ये इसके राइटर हैं। सो नाउ लेट्स फर्स्ट रीड अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ द पोएट. So basically the poem is Ozymandias. The writer or the poet is the poet is Percy Bysshe Shelley और पीबी शैले। एंड यहाँ पर उनका कब वो बॉर्न हुए थे एंड कब उनकी डेथ हुई थी वो टाइमलाइन दे रखा है। 1792 में वो बॉर्न हुए थे एंड 1822 में उनकी डेथ हो गई। Was one of the most renowned English romantic poets. He is best known for poems like Ode to the West Wind and To a Skylark. तो यहाँ पर वो जो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक पोएट हैं। रिनाउंड मीन्स बहुत फेमस, जिनको याद किया जाता है, अभी भी पहचाना जाता है। नाउंड यानी कि नोन्ड का क्या मतलब होता है, जिसको लोग जानते हैं, जिसको लोग जो फेमस होते हैं। रिनाउंड मतलब जिसको हर कोई जानता है, बहुत फेमस होते हैं। ऐसे एक पोएट हैं ये, इनकी 2 बेस्ट पोएम्स दे रखी हैं यहाँ पर। एंड ओzymandias भी इन्हीं की पोएम है, इज़ अ सोनेट। बेसिकली इट इज़ अ पोएम बट अ काइंड ऑफ अ सोनेट विच इज़ 14 line poem. So a poem which is of 14 lines is called a sonnet. So it is subdivided into a sonnet. And in this poem the speaker listens to now here's given the description of the poem. In this poem the speaker listens to a traveler describing the ruins of a gigantic stone statue of King Ozymandias. The statue of the once mighty king is now a wreck in the desert. This makes the speaker realize that even the most powerful and proud can be reduced to nothing by time. Now what is the poem about basically? So in this poem what happens, the speaker who has written this poem, the poet or P.B. Shelley, he is listening to a traveler. So now basically in this poem the speaker who has written this poem, and there's a traveler, wherever the speaker would have been, a traveler would have been passing by, and he is describing something to the speaker and he is listening. The traveler is describing the ruins of a gigantic stone. So basically now what is ruins? जो ऐसे वर्ड्स होंगे वो मैं आपको हिंदी में मतलब बता दूंगी, जिससे आपको ईजी रहेगा समझने में. सो ruins काइंड ऑफ जो टूटे फूटे टुकड़े होते हैं. देखिए ruins का मतलब बहुत सारी चीज़ होती है. किसी चीज़ को ruin करना मतलब ख़राब करना, तोड़ फोड़ देना, बेकार कर देना, राइट. तो ruins के बहुत सारे मतलब निकल आएंगे. बट आगे की लाइन जब हम पढ़ें ऑफ अ जाइजेंटिक स्टोन स्टैचू, तो ruins मीन्स ऑफ अ जाइजेंटिक मीन्स वेरी ह्यूज, वेरी मैसिव. स्टोन स्टैचू एक स्टोन का बना हुआ स्टैचू है, ये तो हम सबको पता है. और उसके रूइंस है, मतलब वो टूट फूट चुका है, उसके टुकड़े हैं. यहाँ पर अभी जब हम पोएम पढ़ेंगे तो यहाँ पर फोटो भी दी हुई है. एंड यहाँ पर मतलब ये पोएम के साइड में फ़ोटो जो दी है उसमें हमें दिख रहा है कि एक टूटा हुआ स्टैचू है. उसके रूइंस जो है वो ट्रैवलर देखता है और वो स्पीकर को बता रहा है उस बारे में. ऑफ किंग ओzymandias. स्टैचू किसका है? एक किंग है ओzymandias, उनका स्टैचू है. पोएम भी उन्हीं के नेम पर है. द स्टैचू ऑफ द वंस माइटी किंग इज नाउ रेक इन द डेजर्ट. द स्टैचू ऑफ द वंस माइटी किंग. वंस माइटी किंग मीन्स अपने टाइम पर एक ऐसा टाइम था जब ये किंग ओzymandias एक बहुत माइटी, बहुत बड़े राजा थे. मतलब वंस माइटी किंग अपने टाइम पर ये बहुत बड़े राजा थे. इज़ नाउ रेक इन द डेजर्ट. बट अब जब वो नहीं हैं तो उनका जो स्टैचू है, जब वो राजा होंगे तब उन्होंने बनवाया होगा. बट नाउ दैट स्टैचू इज़ रेक इन द डेजर्ट. रेक इन द डेजर्ट मीन्स फालतू पड़ा हुआ है, टूट चुका है. मतलब अब उस पर कोई ध्यान में नहीं देता, बेकार है, रेक है, डेजर्ट में ऐसे ही पड़ा हुआ है. दिस रेक का मतलब यही होता है जो चीज़ बेकार हो गई है, काइंड ऑफ आप लोग ऐसे समझ सकते हैं. नाउ रेक इन द डेजर्ट, जो कि फालतू पड़ा है. दिस मेक्स द स्पीकर रियलाइज दैट इवन द मोस्ट पावरफुल एंड प्राउड कैन बी रिड्यूस्ड टू नथिंग बाय टाइम. एंड जब ये ट्रैवलर डिस्क्राइब कर रहा होता है तो स्पीकर को क्या लेसन एंड मैसेज मिलता है? ये यही मैसेज गिविंग पोएम है. इससे क्या मैसेज मिलता है स्पीकर को? कि कोई कितना भी पावरफुल है एंड प्राउड हो, टाइम के साथ जब उसकी पावर रिड्यूस हो जाती है तो जो है सब कुछ जो है रिड्यूस हो जाता है एंड उसके बाद उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती है. जैसे कि जब वो किंग थे तो उनके स्टैचू बनवाए, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बट अभी उनका स्टैचू भी टूटा फूटा पड़ा हुआ है. तो इसलिए ये हमें स्टोरी मतलब पोएम से हमें ये लेसन मिलता है
कि हमें ज़्यादा हर चीज़ को लेकर प्राउड नहीं होना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए काइंड ऑफ। चलिए अभी पोएम रीड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर से आपको इतना इसलिए समझा दिया कि पोएम बहुत छोटी सी है, 2 पैराग्राफ की, तो हम लोग रीड करके समझ लेंगे। बाय द वे गाइस, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड यहाँ पर हमने ये वाला पार्ट थोड़ा डिटेल में समझ लिया है, क्योंकि ये पोएम बहुत छोटी सी है, तो यहाँ से अगर मैं आपको अच्छे से बता दूँगी तो आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा कि थोड़ी सी लैंग्वेज पोएम की थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। सो ओzymandias पोएम है, हम लोग रीड करेंगे एंड देन समझेंगे। सो इसका लेसन जो है वो हमें एंड में यही मिलेगा एट द एंड ऑफ द टाइम कि हमें किसी भी चीज़ को लेकर घमंड नहीं करना है। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, पहले हम ये वाला पैराग्राफ रीड कर रहे हैं। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड हु सेड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये जो स्पीकर हैं वो बोल रहे हैं कि एक ट्रैवलर हैं, यानी कि कोई जा रहे थे वहाँ से, तो वो बता रहे हैं फ्रॉम एन एंटीक लैंड। एंटीक का मतलब होता है वेरी ओल्ड। तो एक ट्रैवलर है, हमारे ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, बहुत पुराने टाइम के जो है एक ट्रैवलर हैं, मतलब वो कहीं पर जा रहे होंगे, तो स्पीकर को वो ये सब बातें बता रहे हैं एंटीक बहुत पुरानी जगह से। हु सेड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, अभी वो किसी बहुत पुरानी जगह से गुजर कर आ रहे हैं, तब स्पीकर को सारी बातें वो बता रहे हैं। और वो ट्रैवलर स्पीकर से क्या कह रहे हैं, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, दो वास्ट बहुत बड़े, ट्रंकलेस यहाँ पर आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर 2 जो है पैर हैं स्टैचू के, बट उसके ऊपर की कोई भी बॉडी पार्ट नहीं है, तो ट्रंकलेस का मतलब यहाँ पर यही है। देखिए ट्रंक क्या होता है, जैसे कि जो मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 पैर तो हैं स्टैचू में, 2 लेग्स हैं, बट उसके ऊपर की बॉडी जो है वो नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, ट्रंकलेस है, ट्रंक नहीं है, से मतलब यही है कि बॉडी नहीं है, सिर्फ लेग्स हैं। लेग्स ऑफ स्टोन, स्टोन के बने हुए हैं। स्टैंड इन द डेजर्ट नियर देम ऑन द स्टैंड, स्टैंड इन द डेजर्ट, ये जो लेग्स हैं ये डेजर्ट में खड़े हुए हैं, मतलब वो कहना चाहते हैं कि डेजर्ट, तो स्टैंड इन द डेजर्ट से मतलब है कि तो स्टैंड इन द डेजर्ट से उनका मतलब यही है, वो कहना चाह रहे हैं कि वो जो 2 लेग्स ऑफ स्टोन हैं, यानी कि जो स्टोन के बने वो 2 लेग्स हैं, वो डेजर्ट में रखे हुए हैं, स्टैचू उनका डेजर्ट में बना है। एक तो स्टैंड इन द डेजर्ट, उस डेजर्ट में खड़े हैं। नियर देम ऑन द सैंड, जो जहाँ पर वो हैं खड़े हुए हैं वहाँ पर ही पास में सैंड के ऊपर की डेजर्ट है, तो वहाँ पर सैंड है, आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। हाफ संक अ shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculpture well those passions read, which yet survive, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed. So meaning of this para which we have just now read, जहाँ पर वो खड़े हुए हैं उसके पास सैंड में हाफ संक, अभी हाफ संक का मतलब है आधा जो सैंड उसमें धंसा हुआ उसमें अंदर जा चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो उनके पास हाफ संक, आधा सैंड में धंसा हुआ एक शैटर्ड वाइसेज है। वाइसेज मीन्स एक ह्यूमन का फेस है, मतलब वाइसेज इज समबडी अ पर्सनस फेस। सो अ शैटर्ड वाइसेज लाइक, शैटर्ड मतलब बहुत टूटा फूटा बेकार, तो आधा सैंड में धंसा हुआ एक पर्सन का फेस है, पिक्चर में आपको दिख रहा है, जो कि शैटर्ड है, बहुत बेकार है। हुज फ्राउन एंड रिंकल्ड लिप, फ्रोन हम तब बोलते हैं जब हमारे फेस पर एंगर के एक्सप्रेशन आ रहे होते हैं, मतलब फ्रोन एक ऐसा वर्ड है जब कोई एंग्री होता है, जब एंगर के एक्सप्रेशन आपके फेस पर आते हैं, वो वाले एक्सप्रेशंस को फ्रोन कहा जाता है। एंड रिंकल्ड लिप मतलब जो लिप्स है उस पर रिंकल है, मतलब जब आपको गुस्सा आ रहा होता है, आप एंग्री होते हो, तो ये सारे एक्सप्रेशंस आपके फेस पर आते हैं। वो डिस्क्राइब कर रहे हैं ट्रैवलर स्पीकर को कि उनका जो फ्राउन है उस फेस पर, जो लिप्स पर रिंकल्स हैं, एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड। नाउ sneer means a smile which is unkind, like some evil smile. Basically sneer is like somebody smiling but not a good smile, an unkind smile, somebody who is very evil or unkind and he's smiling, of cold command. तो ये सारे एक्सप्रेशंस बेसिकली ट्रैवलर डिस्क्राइब करें कि वो फेस उनको कैसा दिखा है उस एंटिक लैंड पर। टेल दैट इट्स स्कल्पचर वेल दोज पैशंस रेड, बताते हैं वो ट्रैवलर कि ये सारे एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि जो स्कल्पचर है, स्कल्पचर मीन्स जिसने उस स्टैचू को बनाया है, स्कल्पचर हम बोलते हैं जिसने उस स्टैचू को बनाया है, वो उसका स्कल्पचर, उन्होंने जो पैशंस में जो इमोशंस उस टाइम पर उन किंग के साथ होंगे उनको बहुत अच्छे से पढ़ लिया, रीड कर लिया, जो कि अभी भी विच येट सर्वाइव, जो कि अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं इन लाइफलेस थिंग्स पर, मतलब जब वो किंग ज़िंदा होंगे, मतलब व्हेन ही वाज लिविंग, तब तो जो एक्सप्रेशंस उनके फेस पर होंगे वो उसके स्कल्पचर ने इतने अच्छे से रीड कर लिए
और उन्होंने इतने अच्छे बनाए जो कि अभी भी येट आर सर्वाइविंग ऑन दीज लाइफलेस स्टैचूज, द हैंड दैट मॉक देम एंड द हार्ट दैट फेड। यानी कि जिसने उसको बनाया, जिसने उस स्टैचू को इतने अच्छे से डिज़ाइन किया, उन्होंने बहुत अच्छे से उनके इमोशंस को रीड करे। इन लाइन्स का यही मतलब है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है बट इसका मतलब यही होता है कि ये जो उनके एक्सप्रेशंस हैं, जो उनके इमोशंस हैं, वो अभी भी उनके स्टैचू पर आपको जो है सर्वाइव करते हुए दिखेंगे। जिन हाथों ने उनको बनाया एंड जिस तरीके से उनको डिज़ाइन किया वो बहुत अच्छा था। एंड ऑन द पेडेस्टल दिस वर्ड्स अपेयर। पेडेस्टल मीन्स some platform on which you mount the statue basically. So now pedestal is some base, और जब आप एक स्टैचू बनाते हो, आपने जहाँ पर भी, अगर आप लोग भी कहीं पर जाते हैं, आपने स्टैचूज़ देखे होंगे तो वो किसी चीज़ के ऊपर रखे होते हैं। जैसे जिस भी फ्रीडम फाइटर्स के स्टैचूज़ होते हैं, जिसके भी स्टैचूज़ होते हैं, वो एक काइंड ऑफ बॉक्स, काइंड ऑफ जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, ऐसे चीज़ पर रखे होते हैं, तो इसको पेडेस्टल कहा जाता है। और उस पर उन्होंने कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं उस पेडेस्टल पर। क्या वर्ड्स हैं, लेट्स सी देन व्हाट हैपन्स। माई नेम इज़ ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स। ये वर्ड्स लिखे हैं, माई नेम इज़ ओzymandias, द किंग ऑफ किंग्स। लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर। नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डेके of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. अभी क्या होता है, सो बेसिकली ना व्हाट इज़ हैपनिंग, ये वर्ड्स उनके पेडेस्टल पर लिखे हैं। इन वर्ड्स का क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। सो माई नेम इज़ ओzymandias, इसमें तो आप लोगों को कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम सबको पता है। उस पर सबसे पहले उन्होंने लिखवाया है कि ये जो स्टैचू है, ये माई नेम इज़ ओzymandias, मेरा नाम ओzymandias है, द किंग ऑफ किंग्स। अभी वो बोल रहे हैं मैं सारे किंग का किंग हूँ, मतलब जितने किंग्स हैं उन सबका भी मैं किंग हूँ। सो माई नेम इज़ ओzymandias एंड आई एम द किंग ऑफ किंग्स, मतलब जितने भी किंग्स हैं उन सबका भी मैं किंग हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर। लुक ऑन माई वर्क्स, देखो मैंने जो काम करा है, मेरे स्टैचूज़ बन रहे हैं, क्योंकि लिखा भी था ना डिस्क्रिप्शन में, वंस अ माइटी किंग, वो अपने टाइम पर बहुत माइटी, बहुत बड़े जाने पहचाने राजा थे। सो लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर, मेरे इतने महान कामों को देखो। एंड डिस्पेयर, डिस्पेयर इज़ लाइक something, now the works were पहले बहुत mighty but now they are nothing। एंड आगे उन्होंने यही लिखवाया, नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डेके। तो अभी वो बोल रहे हैं कि पहले ये मेरे वर्क्स देखो, ये कितने माइटी, कितने महान हैं, बट डिस्पेयर हैं। डिस्पेयर मीन्स फीलिंग होपलेस, मतलब इतने सारे मैंने अच्छे काम करे बट अब उनमें कोई होप नहीं है, उनका कोई फ़ायदा नहीं रह गया, अब वो कुछ भी नहीं है। डिस्पेयर का यही मतलब होता है। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, अब कुछ भी बचा नहीं है। राउंड द डेके, द डेके इज़, ये जो मतलब डेके से यहाँ पर मतलब है, साइंस में भी हम लोग कई बार डेके वर्ड का यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जैसे कि अगर किसी एनिमल की डेथ हो जाती है या किसी ह्यूमन की डेथ हो जाती है और उनकी बॉडी को ऐसे ही रख दिया जाए तो कुछ दिन बाद वो ख़राब होने लगती है एंड उसका डिकम्पोजिशन होने लगता है। तो डिकम्पोजिशन, डेके, वही सारे वर्ड्स हैं। तो इट बिकम्स अ डिकेइंग मैटर, तो वही है डेके जो होता है। यहाँ पर वो रेफ़र कर रहे हैं जो उनके स्टैचू के ब्रोकन पार्ट्स हैं उससे। तो यहाँ पर कुछ भी आसपास नहीं बचा है, सिर्फ मेरे ये जो स्टैचू के डेके रूइन पार्ट्स हैं वो हैं। ऑफ दैट कोलोसल wreck, बाउंडलेस एंड बेयर। कोलोसल मीन्स वेरी बिग एंड मैसिव। तो ये बहुत बड़ा सा जो रेक है, बाउंडलेस एंड बेयर, ये लिमिटलेस है, एंड बेयर बहुत ज़्यादा खाली है। लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे। लोन मतलब बहुत अकेले, एंड लेवल एकदम फ्लैट सैंड्स बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। सो बेसिकली यही सब इन्होंने लिखवाया कि मैंने बहुत महान काम करे। डिस्पेयर मतलब बट फिर भी अब उनका कोई महत्व नहीं है, एंड अब कुछ भी बचा नहीं है, सिर्फ मेरे ये जो स्टैचू के रूइन पार्ट्स है, डेके हैं, ये बचा है। एंड इतने महान, इतने बड़े रैक, अभी ये जो रैक है यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था, इज नाउ रैक इन द डेजर्ट। इसके ये अब एक सिर्फ कचरा, एक रैक फालतू स्टैचू बनकर रह गया है। बाउंडलेस, लिमिटलेस है, बहुत बड़ा है, बहुत लिमिटलेस, एंड उसमें जो इमोशंस कन्वे हो रहे हैं वो भी अभी भी सर्वाइविंग है, लिमिटलेस है, बट फिर भी बेयर, खाली है। द लोन, अकेली, एंड लेवल जो एकदम फ्लैट सैंड है वो स्ट्रेच फार अवे। पूरे में आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, स्टैचू है एंड पूरे में सैंड है। तो पेज पर तो अब इतनी सैंड कैसे ही बनाएंगे, तो जो सीन है आसपास पूरे में सैंड है, सब खाली है, बेयर, लोन है, सिर्फ उनका बीच में स्टैचू के रूइंड पार्ट्स हैं। पर्सी बेशी शैली, तो इन्होंने इस पोएम को लिखा था
एंड इससे हमें यही लेसन मिलता है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो जस्ट द लेसन इज़ कि हमें किसी चीज़ का घमंड नहीं करना है एंड किसी भी चीज़ का प्राउड हमें करना चाहिए कि हमने कुछ अचीव करा है, तो वी शुड बी प्राउड बट नॉट द मच कि अब ये हमारे पास ये है वो है, ऐसे नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे कि जो किंग ऑफ इंडियस हैं, जब तक वो जिंदा थे तब तक उनकी काफ़ी सारी महानता चीज़ें हुई, बट उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई तो उनके स्टैचू का इस तरह का हाल हो गया, जिससे वो ट्रैवलर बता रही हैं कि इससे क्या लेसन हमें मिलता है। सो बस ये पोएम यहीं तक थी। काफ़ी छोटी सी पोएम थी बट इसका लेसन इतना बड़ा था कि वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई है। तो अभी मैंने इतनी मेहनत करके इस वीडियो को बनाया, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पढ़ने के लिए है, इससे हमें बहुत अच्छा लेसन मिलता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए, वरना मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास कैसे आएंगे। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।